जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फिर से आपके एमएनएस के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग एमएनएस के जो आपका करिकुलम है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आज आपसे करेंगे। तो आज हम आपके जो बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन योर बॉटनी सेक्शन। क्लियर? होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ामिनेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने परीक्षा की तैयारियों में बिज़ी होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब एमएनएस का जो एग्ज़ाम है यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो परीक्षा है वो अब नीट के माध्यम से होगी, है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी जो आपका जो नीट है वो आपके एक ऑल ओवर इंडिया में जो है ली जाने वाली जो एक परीक्षा है, नीट का एग्ज़ामिनेशन है, वो जो है आपके के माध्यम से ही आपका जो एमएनएस का एग्ज़ाम है वो भी संपन्न कराया जाएगा, है ना। तो ये आइए हम लोग फिर से उस अपने सिलेबस के बारे में बात करें। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे? इन्वायरमेंट की बात करेंगे और इकोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो एक थोड़े से शॉर्टर टर्म में इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः हम लोग बात जानते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने पर्यावरण के लिए कि पर्यावरण हमारा जो पर्यावरण की जब बात आती है तो सामान्यतः हम लोगों का जो ध्यान आकृष्ट करते हैं वो हमारे पेड़ पौधे हमारे की ओर हमारा जो ध्यान है वो जाता है कि वो हमारा पर्यावरण का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरण जो है वो आपका एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, बहुत बड़ा तंत्र है ना। तो व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा सिस्टम है और उसमें एक आपकी बात आती है परितंत्र यानी इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी वास्तव में एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम हमारे जो पेड़ पौधे हैं यानी जो हमारे वनस्पति है उनका जंतुओं के बीच के पारस्परिक संबंध को अध्ययन करते हैं और उनका जो है बाहर की दुनिया से क्या संबंध है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म among themselves as well as with their environment। यानी जितने भी जीवधारी हैं हम उसमें उनका पारस्परिक जो संबंध है उसको अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ उनका जो है जो वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, उनसे जो संबंध है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो हम लोग ये जो वीडियो हम लोग जो शूट कर रहे हैं, ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद हम लोग आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो भी इसी पर आधारित होंगे। कुछ प्रश्न आधारित होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक जो जानकारी लेंगे वो ये लेंगे कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये आता है ऑरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ द इकोलॉजी। यानी जो इकोलॉजी का जो वर्ड है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में बातचीत है। जो इकोलॉजी का जो शब्द है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में है। तो सबसे पहले इसकी जो ऑरिजिन है वो ग्रीक ऑरिजिन है। ग्रीक का मतलब जो ग्रीक एक वर्ड है, ग्रीक एक देश है उसकी ऑरिजिन है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक ऑरिजिन इससे है। इसका दो मतलब होता है, ओइकोस एंड लोगस। पहला क्या होता है? ओइकोस एंड लोगस। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ, यानी कि किसका स्टडी करना है? ऐसे घर स्वरूप चीज़ का स्टडी करना है। तो यहाँ पे है स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच लिव। ठीक है, इसको हम लोग इकोलॉजी के वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
ठीक है। इकोलॉजी को समझने से पहले कुछ बात इकोलॉजी के बारे में हम और जानने की बात करेंगे कि जो इकोलॉजी होता है इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। पहला है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दूसरा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals the study of the relationship between various animals among themselves एनिमल्स वेरियस ऑर्गेनिज्म, इसको एक बात हम लोग बोलेंगे वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिज्म among themselves and with their environment। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इकोलॉजी को भी जान सकते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा, दैट डील्स द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, जो कि अध्ययन क्या करती है, संबंधों का अध्ययन करती है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। किसके किसके बीच में, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जीवधारी हैं उनके बीच के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन करता है वो हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत में यानी परितंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, अमंग देमसेल्व एंड एज वेल एज विद देयर एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ उनके आपस में संबंधों का तो अध्ययन करती है। जीवधारी में कौन कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, तो उनके आपस के जो रिलेशनशिप है उसको तो स्टडी करती ही करती है, और साथ में उनके इन्वायरमेंट से जो रिलेशनशिप है उसको भी स्टडीज़ में हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि जो इकोलॉजी है वो इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, यानी वो पारस्परिक जो उनके संबंध हैं उसको अध्ययन करता है किसके किसके बीच में, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के यानी पर्यावरण के, उनके संबंधों का भी अध्ययन करता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें हम लोग देखते क्या आते हैं, लाइट आती है यानी प्रकाश, वाटर यानी कि जल, विंड यानी कि वायु, न्यूट्रिएंट इन द सॉइल यानी कि पोषक तत्व जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, हीट यानी उष्मा, सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि इकोलॉजी में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके के बीच के जो है संबंध को भी इसमें अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट, यानी जो पर्यावरण के निर्जीव घटक हैं उनका भी अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं, जिसमें पहला है लाइट यानी कि प्रकाश, दूसरा है वाटर यानी कि जल, बहुत महत्वपूर्ण है जल हमारे लिए, प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जीवन प्रकाश और जल के बिना संभव ही नहीं है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। फिर बात आती है विंड यानी वायु की, फिर न्यूट्रिएंट इन द सॉइल यानी कि पोषक तत्व जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, मृदा के अंदर रहते हैं, फिर है हीट यानी कि उष्मा, और फिर है सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण, और फिर आपका है वायुमंडल। ठीक है, तो इतनी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही मेजर पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो है जो आपका आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव में क्या कौन से आते हैं, सजीव में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो कौन कौन सी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सजीव चीज़ें आती हैं वो कौन सी हैं, तो हम लोग बात देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव चीज़ें कौन सी हैं। पहला है क्या है, पहला है प्लांट्स यानी कि पौधे। ठीक है, पहला है प्लांट्स, दूसरा यानी कि पौधे, दूसरा क्या है एनिमल्स यानी कि जंतु,
और फिर तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, यानी कि जो सूक्ष्म जीवी जो कि आपके मृदा में रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जीवधारी, ये हम लोग पहले भी बहुत बार इस बात को आपके साथ हमने डिस्कस किया है, और अगर नहीं भी किया है तो मतलब अगर आप लोग नए हैं यानी आप लोगों ने के साथ मेरी बातचीत नहीं हुई है, तो आप जानते हैं कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि ऐसे जिनमें कि जीवन है, जीवन जहाँ पर है उसको हम लोग जीवधारी बोलते हैं। तो जीवधारी में कौन कौन से होते हैं? जीवधारी में पौधे होते हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम लोग भी जीवधारी, क्योंकि पौधों में भी जीवन होता है, ये प्रूफ हो चुका है। फिर जंतु यानी एनिमल्स, जो कि भी हम देखते हैं, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिक पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड वाइल एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तो इस तरह की बात है। तो इसके अलावा जो है इनके अलावा सूक्ष्म जीव की बात हो रही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या मतलब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो कि हमें हमारी आंखों के द्वारा ना दिखाई दे, यानी नंगी आंखों यानी नेकेड आइज़ के थ्रू हम उनको ना देख सकें, तो उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं? क्योंकि ऐसा उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और उनका जो डायमेंशन होता है यानी उनका जो आकार होता है वो माइक्रोन लेवल का होता है। माइक्रोन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, यानी मीटर के 10 लाखवें के भाग के आकार के जो जीव होते हैं उनको हम लोग सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस तरीके से भी बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी जिसमें इतने जो है माइक्रोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेंस से देख रहे थे। आगे चलें, अब आगे बात करेंगे तो बात आएगी टू स्टडी इकोलॉजी इन्वॉल्व्स, यानी कि जो हमारा जो है जो इकोलॉजी है, जो परितंत्र है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। टू स्टडी इकोलॉजी टू स्टडी इकोलॉजी इन्वॉल्व्स क्या क्या चीज़ें फॉर नॉन लिविंग एंड फॉर लिविंग, यानी कि फॉर नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि जो कि निर्जीव हैं यानी कि एबायोटिक हैं, और फॉर लिविंग जो कि सजीव हैं बायोटिक हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है जो नॉन लिविंग है, उसमें आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी यानी कि वाटर, ओशिनोग्राफी यानी कि जो जल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड सॉइल एनालिसिस एट्सेट्रा, ये जो है हमारे नॉन लिविंग यानी कि जो अजैविक घटक में आता है। लिविंग घटक में यानी कि फॉर लिविंग बायोटिक उसमें क्या क्या आता है? एनिमल बिहेवियर यानी जंतुओं का व्यवहार क्या हिस्सा है, टैक्सोनॉमी यानी कि जिसमें हम नामकरण करते हैं, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी जिसमें उनकी कार्यकी है, मैथमेटिक्स यानी कि पॉपुलेशन स्टडी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है व्यूज़ ईच लोकेट एज एन इंटीग्रेटेड होल ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट दैट फंक्शन एज अ यूनिट, यानी कि इकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और उसका पर्यावरण पे प्रभाव होता है। ठीक है, इसको हम लोग और आगे देखेंगे। फिर है द इंटरडिपेंडेंस पार्ट, बहुत सारे हैं। अब नॉन लिविंग पार्ट जिसमें है उसकी हम लोग बात करेंगे, जिसमें नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव जो इसके घटक हैं, निर्जीव जो भाग हैं, निर्जीव भाग में बहुत सारे हैं। जैसे इसमें आता है डेड ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। डेड ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, तो यानी कि जो पौधों और जंतुओं के जो मृत भाग होते हैं ना, उनको हम लोग इसमें आते हैं। फिर है न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड वाटर, यानी कि जो है मृदा और जल में जो पोषक तत्व होते हैं उसको भी बात इसमें की गई है। प्रोड्यूसर्स की बात कही गई जिसमें ग्रीन प्लांट आते हैं, सारे जो हरे पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, फिर कंज्यूमर की बात कही गई है। कंज्यूमर हार्बीवोरस हैं एंड कार्निवोरस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे इस बात को करने की कोशिश करूँगा
कि इस पूरे पृथ्वी पर फूड हैबिट के हिसाब से जो है, जो भी जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें उनको 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, एंड डिकम्पोजर का मतलब होता है विघटन करता है। यानी इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। ये 3 पार्ट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में क्या आते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी सारे हरे पौधे इसमें आते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी कि सारे हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं। हरे पौधे प्रोड्यूसर्स में क्यों आते हैं? क्यों इनको हम प्रोड्यूसर करते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड, यानी भोजन को ये बनाते हैं। यानी जितने सारे हरे पौधे होते हैं इनको हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्यों उत्पादक कहते हैं? क्योंकि ये सभी भोजन का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम लोग भी भोजन का निर्माण करते हैं अपने अपने घरों में, हम भी भोजन बनाते हैं, तो ये पौधे कैसे भोजन बनाते हैं? और पौधे कभी हमें भोजन बनाते दिखते नहीं हैं, जबकि हम तो भोजन बनाते हैं, दिखता है किचन में हम लोग भोजन बनाते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पौधे उत्पादक हैं? तो हम जो भोजन बनाते हैं ना, वो भोजन कौन सा बनाते हैं? हम दाल, चावल, सब्जियाँ, जो कुछ भी हम बनाते हैं, रोटी, ये कहाँ से आता है? अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से आता है? ये प्लांट से ही आता है, पौधों से आता है, खेतों से आता है। कहाँ से आता है? खेतों से आता है। सब्जियाँ आपको कहाँ से मिलती हैं? पौधों से मिलती हैं। गेहूँ, चावल, ये सारा कहाँ से आता है? दाल, ये सब कुछ खेतों से आता है, पौधों से आता है। तो वास्तव में ये सारा जो भोजन जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। वो अपने लिए भी बनाते हैं और हमको भी भोजन के रूप में वो ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग भोजन नहीं बना सकते अपना भोजन, है ना। हम लोग अगर भोजन बनाते तो कितनी अच्छी बात होती कि हम सब अपने अपने घर पे हम लोग सूर्य के प्रकाश की रोशनी में भोजन बना सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स इनको बोलते हैं। कंज्यूमर कौन से होते हैं? हाँ, कंज्यूमर का मतलब जो उपभोक्ता होते हैं, जो कि पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, उनको हम लोग कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। कंज्यूमर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हार्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस। एक होते हैं हार्बीवोरस और एक होते हैं कार्निवोरस। एक होते हैं शाकाहारी और एक होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी का मतलब जो पूरी तरीके से पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं भोजन के लिए। किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। जैसे गाय, काऊ, गाय क्या करती है? गाय जो है पौधों पे निर्भर करती है, घास और जो भी चारा है वो खाती है। बकरियां हैं, खरगोश हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं शेर की, लॉयन की, तो लॉयन क्या करता है? वो घास खाता है। तो आप देखेंगे कि लॉयन कभी घास नहीं खाता है। लॉयन नेवर ईट प्लांट्स बेस्ड फूड, है ना। जो पौधा है, जो लॉयन है, शेर है, वो कभी घास नहीं खाता। तो शेर क्या खाता है? शेर एनिमल्स को खाता है। लॉयन ईट एनिमल्स, तो एनिमल्स पे खाता है। या जितने भी मांसाहारी जीव हैं, शियार, जैकाल, है ना, लोमड़ी, ये सारे कुछ क्या खाते हैं? ये मांस को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, एनिमल्स ईटर है। व्हेल, बहुत फिशेस बहुत सारी होती हैं, मछलियाँ होती हैं जो अपने से छोटे जीवों को खाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वो कैसे निर्भर हो गए पौधों पर, है ना। हम कह सकते हैं कि जो लॉयन है वो कैसे, वो तो गोट खाता है, बकरियां खाता है, जीवों को खाता है, तो वो पौधों पर कहाँ से निर्भर है। लेकिन वो जिनको खाता है ना, वो प्लांट्स को खाते हैं। यानी लॉयन, इफ़ लॉयन
ईट गोट, यानी अगर जो शेर है वो बकरी को खा रहा है, बकरी पर निर्भर है, उसका भोजन है गोट, तो जो बकरी है वो किस पर निर्भर करती है, वो आपके पौधों पर निर्भर करती है, और इसीलिए अपने शरीर का निर्माण पौधों को खाकर करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हार्बीवरस भी होते हैं और कार्निवर्स होते हैं। मतलब जो लॉयन है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, पौधों पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो ये एक बात है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, आई थिंक आपको ये जानकारी हो गई होगी। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऑल एनिमल्स कैन नोन इज द कंज्यूमर, जितने भी जंतु हैं, ऑल एनिमल्स यानी जितने भी जंतु हैं वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, यानी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, जितने भी जंतु हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। फिर बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। जो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जीवाणु हैं, कवक हैं, इस तरीके से सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु ये सब क्या करते हैं, ये जितने भी पौधों और जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं ना, इनका विघटन कर देते हैं, इनके मृत शरीर का विघटन कर देते हैं और वापस इनको मृदा में जो है मिक्स कर देते हैं, मृदा में इनको मिला देते हैं। तो ये सब काम कौन करता है, विघटन करता है, यानी डीकम्पोजर्स करते हैं। तो ये पूरा जो एक हम देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग 3 कैटेगरी में गाड़ते हैं, प्राइमरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। ठीक है, आगे चलें। हाँ, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हेरार्चिकल ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट बहुत सारे होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, ये आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टर्म्स हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें जो लेवल ऑफ हेरार्चिकल इसमें है बायोस्फीयर है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक। फिर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, बायोस्फीयर की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे बायोस्फीयर की बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे बायोस्फीयर की। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक। तो हम लोग बात कर रहे थे बायोस्फीयर की बात कर रहे थे। तो जो बायोस्फीयर होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बायोस्फीयर है जैवमंडल जिसको बोलते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ मेनी इकोसिस्टम। जो जैवमंडल की बात है वो ये बात कही गई है, जैवमंडल की जो बात है वो ये कही गई है कि जैवमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह स्थान जहाँ पर जीवों के पाए जाने की संभावना प्रबल होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी लोग कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। लेकिन पृथ्वी की कहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। फिर हम बात करेंगे जीवन की, लाइफ की, यानी जीवधारी कहाँ रहते हैं। तो जीवधारी क्या रहते हैं, पृथ्वी पे हर जगह जीवों के जीव नहीं पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि रेगिस्तान में कोई जीव नहीं होता है ना। पोल्स जो है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ भी जीव नहीं पाए जाते। तो जीव पृथ्वी पर हर जगह नहीं पाए जाते। तो पृथ्वी पर जहाँ पर भी जीवों के पाए जाने की संभावना प्रबल होती है उसको हम लोग जैवमंडल या बायोस्फीयर बोलते हैं। जैवमंडल के भी 3 पार्ट हैं, जैवमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, यानी कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो जो बायोस्फीयर है यानी कि जैवमंडल, उसके 3 भाग हैं, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर,
वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। तो आप देखते हैं कि जितने भी जीव हैं वो आपके पृथ्वी की सतह पर भी पाए जाते हैं जीव। बहुत सारे जीव हैं जो केवल पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, वो स्थल पे नहीं रहते हैं। जैसे फिशेज हैं, मछलियाँ हैं। मछलियाँ कभी भी आपको लैंड पर नहीं दिखेंगी। मछलियों को कभी आप देख सकते हैं कि मछलियाँ कोई जो है स्थल पर हैं, चल रही हैं? नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका जो शरीर है, उनका जो जीवन है वो केवल जल में रहने के लिए है। तो वो जलीय जीव हैं, एक्वाटिक हैं। बहुत सारे लोग हैं एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर या मरीन वाटर होता है, यानी कुछ जीव होते हैं जो केवल समुद्र के जल में रहते हैं, जैसे व्हेल है, ऑक्टोपस है, बहुत सारी फिशेस हैं। कुछ है जो केवल आपके जो साफ़ जल है, मीठा जल है, यानी खारा नहीं है, नमक युक्त पानी नहीं है, उसमें होते हैं। उसी तरीके से कुछ जीव जो है केवल वायु में मिलते हैं, वो कभी भी वो पानी में नहीं दिखेंगे, स्थल में नहीं दिखेंगे। यानी जितनी भी पक्षी हैं वो कहाँ पे आपको दिखेंगे? वो हमेशा आपको वायु में दिखेंगे, उड़ते हुए दिखाई देंगे। वो कभी भी आपको ज़मीन पर चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और जो स्थलीय जीव है, यानी जो ज़मीन पर चलने वाले जीव है, वो कभी आपको जल में नहीं दिखाई देंगे, पानी में नहीं दिखाई देंगे या आकाश में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनका शरीर कहाँ पर चलने के लिए बना है? स्थल पर चलने के लिए बना है। तो ये सारा कुछ जो है जो भाग है वो अब वायुमंडल की जो बात है, वायुमंडल में वायुवी जीव रहते हैं, जल मंडल में जलीय जीव रहते हैं, स्थल मंडल में स्थलीय जीव रहते हैं। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे जो है जो आपका स्थल पे पाए जाते हैं, वो पानी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जलीय नहीं होते। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो केवल जल में ही रहते हैं, है ना। तो यह इस तरह का जो पूरा एक तंत्र है उसको हम लोग बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। तो आज तो हम लोगों ने वायु पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी यानी परितंत्र के रूप में इतनी बातों को आपके साथ मैंने साझा किया। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ MNS एस्पिरेंट। तो मैं आज डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव आपसे आज मैंने वनस्पति विज्ञान में आपका परितंत्र और पर्यावरण आपसे मैंने आपके साथ साझा किया था वीडियो। इससे पहले का जो वीडियो था हम लोगों ने इकोलॉजी इन्वायरमेंट को आपके साथ स्टडी किया था, उसके कुछ बेसिक्स बातें में हमने गिने जानी थी। आज उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे और फिर हम लोग कुछ बेसिक्स बातों को जानेंगे और कुछ प्रश्नों को साझा करेंगे। तो क्योंकि आपका जो परीक्षा है वो प्रश्नों के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली क्वेश्चंस को भी उसके साथ देखें, उसके साथ समझें और जानें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज हम लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी MNS बायोलॉजी सेक्शन A बॉटनी में कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी इसमें से ऐसा कौन है जो गैस की साइकिल नहीं है, यानी गैस उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि कौन ऐसा है जो कि जिसमें कि गैसियस यानी कि गैस के रूप में बायोजियोकेमिकल साइकिल के रूप में इन्वॉल्व नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपके ऑप्शन दिए हैं नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है फास्फोरस साइकिल, यानी जो फास्फोरस साइकिल है वो जो है दैट इज़ नॉट गैसियस बायोजेमिक दैट इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है जो कि है, ठीक है। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो दैट इज़ द फास्फोरस साइकिल। कौन से हैं? फास्फोरस साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल नहीं है, कार्बन साइकिल नहीं है, सल्फर साइकिल नहीं है, वो कौन सी है? वो फास्फोरस साइकिल है, जो कि नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। आगे चलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? डिजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये पूछ रहा है कि जो डिजर्ट्स हैं, डिजर्ट्स का मतलब क्या होते हैं? रेगिस्तान। ग्रासलैंड का मतलब जो घास के मैदान हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। टुंड्रा रीजन भी एक उनमें से आता है जिसको टुंड्रा बोलते हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। बायोम्स पूछा है,
बायोजियोग्राफिकली रीजन, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। तो सही इसका आंसर है इकोसिस्टम, यानी कि आपका परितंत्र, है ना। परितंत्र ही जो है इकोसिस्टम, वो क्या है, वो डिज़र्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन का एग्जाम्पल है। क्या है ये सारे डिज़र्ट्स हैं, ग्रासलैंड हैं, फॉरेस्ट हैं और टुंड्रा रीजन जो हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है, जो होता है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं, है ना। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम का मतलब होता है परितंत्र। ठीक है, हिंदी में दोनों के नाम हैं। तो जो इकोलॉजी है, यानी कि जो परितंत्र, जो आपका इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी हो गई, इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र है। तो जो इकोसिस्टम के कौन से पार्ट हैं, इकोसिस्टम के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इकोसिस्टम के, वो कौन से हैं, आइए हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। तो इकोसिस्टम के जो पार्ट है ना, जो इकोसिस्टम के जो पार्ट हैं, इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं। आपका है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र, ये है। तो उससे जुड़ी ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग बाद में जाएंगे तो इनको और डिटेल में और व्यवस्थित रूप से इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर और आगे जाते हैं तो एक आता है, और आगे जाते हैं तो एक्सक्यूज मी, और आगे जाते हैं तो ये आता है कि द फाइनल, इसको और ऐसे देखते हैं तो ये आता है आपका द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन वो कौन सी है। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल कम्युनिटी है, जो फाइनल चीज़ें आती हैं वो कौन सी हैं, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि वो कौन सी है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्लाइमैक्स, बी पॉइनियर, सी सीड और डी कार्निवोरस। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए क्लाइमैक्स। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है ना, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आती है, जो कि फाइनल और स्टेबल होती है। यानी फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी कौन सी है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। ठीक है, आगे चलें। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स इज एब्सेंट इन, यानी कि जो है, जो अपराइट पिरामिड्स है नंबर्स का, यानी अपराइट का मतलब क्या होता है, जो एक स्ट्रेट पिरामिड है, सीधा खड़ा हुआ जो पिरामिड्स है संख्या का, वो नहीं होता है। किस में नहीं होता है ये आपको बताना है। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, यानी कि जो सीधे खड़े, सीधा जो एक पिरामिड है, पिरामिड हम लोग देखेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एट्सेट्रा। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो अपराइट यानी स्ट्रेट किस में नहीं होता है, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए लेक यानी कि झील, बी पॉन्ड यानी कि तालाब, सी ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान, एंड डी फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो सही आंसर आपका क्या होगा, डी फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है ना, डी फॉरेस्ट, दिस इज़ द राइट आंसर। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। ठीक है, आगे चले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर आता है ए हार्बीवोरस आल्सो नोन एज, यानी जो हार्बीवोरस है, शाकाहारी जो जीव हैं, उनको और किस नाम से जानते हैं, यानी जो शाकाहारी जीव हैं हम उनको और किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन फिर दिया हुआ है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपयोक्ता, या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपयोक्ता,
थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता। तो हार्बीवोर्स यानी कि जो शाकाहारी जीव हैं, हार्बीवोर इज ऑल्सो नोन एज, तो वो क्या होंगे, दे आर नोन एज द सेकेंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उनको हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि सीधा सीधा जो पौधों पर निर्भर करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप देखते हैं काऊ है, ठीक है, आपका काऊ के अलावा गोट है यानी बकरियां, एंड रैबिट एटसेट्रा, ठीक है, यानी कि जो खरगोश है। आप बोलेंगे आपने ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं लिखा, इंसानों को क्यों नहीं लिखा, मानव जाति को क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग सर्वाहारी हैं, वी आर ओमनीवरस। हम पौधों पर भी निर्भर करते हैं, हम पौधों यानी जितने भी पौधों पर आधारित भोजन है उसको भी हम करते हैं, और हम जंतुओं पर आधारित भोजन को भी करते हैं। जितने भी मानव हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो गोट को भी खाते हैं, बकरियां भी खाते हैं, वो फिशेस भी खाते हैं, मछलियां भी खाते हैं, और तरह के जानवरों को भी खाते हैं। इसीलिए हम लोग जो इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाहारी कहा गया, शाकाहारी नहीं कहा गया। यद्यपि हमारा शरीर पौधों को खाने के लिए ही बना है, हम लोग किसी का शिकार नहीं कर सकते, किसी को ये हमारा शरीर उस लिए नहीं बना है कि हम किसी जानवर को खाएं, लेकिन फिर भी जो मानव या मनुष्य की प्रवृत्ति है वो मांस खाने की भी है और पौधों को खाने की भी है, ठीक है। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हम लोग करें, देखेंगे। 6th क्वेश्चन इज इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड। या क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज द इफ इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम अबंडेंट एंड आर कॉल्ड, यानी कि जो इकोटोन होता है उसमें जो है जो कौन सारी स्पीसीज होती हैं जो एबंडेंस यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। इकोटोन पहले किसको बोलते हैं, इकोटोन क्या है? इकोटोन इज द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू इकोसिस्टम इज नोन एज द इकोटोन। द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू इकोसिस्टम इज नोन एज द इकोटोन। तो इकोटोन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इकोटोन क्या है। तो इकोटोन ये है कि the ecotone is what? Ecotone is the overlapping area, the overlapping area of the two ecosystem, यानी कि दो परितंत्र जहाँ पर भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एक इकोसिस्टम है, सपोज दैट एन इकोसिस्टम इज ए, ये एक इकोसिस्टम है ए, ठीक है। फिर एक इकोसिस्टम आपका है बी, फिर एक इकोसिस्टम आपका कौन सा है, बी, ये बी है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं वो ए और बी वो क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। और ये भी क्या है आपका, इकोसिस्टम है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख तो ये अब इनके बीच में, इनके बीच का ये जो ये एरिया है ना, ये वाला, इनके बीच का ये जो एरिया है ये वाला, जो कि एक दूसरे को जिसने ओवरलैप किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इकोटोन कहलाएगा, इकोटोन, ठीक है। द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू इकोसिस्टम इज नोन एज द इकोटोन, यानी कि जब इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी जिस जगह पर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है यानी इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम एबंडेंट आर कॉल्ड, यानी इसमें से कौन सी ऐसी जो प्रजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा वो हम लोग देखें। तो पहला है ए एज स्पीसीज, बी कीटोन कीस्टोन स्पीसीज, सी एंडेमिक स्पीसीज, डी होस्टर स्पीसीज। तो योर आंसर विल बी व्हाट, द इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, एज स्पीसीज, यानी इकोटोन में एज स्पीसीज सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इकोटोन में जो एज स्पीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। इकोटोन में एज स्पीसीज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं।
ठीक है। फिर है आपका एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाई, यानी कि आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल में 79% जो होती है, 79 जो परसेंट होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, एंड 21 जो परसेंट होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इतना हमको पता है कि वायुमंडल में जो नहीं एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन है वो 79% है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है, 21% है। यानी कि इन द एटमॉस्फेयर 79% इज आप नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन, दो चीज़ें हैं। अब हमको ये देखना है कि ये वायुमंडल में किस रूप में पाए जाते हैं, वॉल्यूम के रूप में यानी आयतन के रूप में, बी वेट के रूप में यानी कि भार के रूप में, सी डेंसिटी के रूप में यानी घनत्व के रूप में, और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वेट यानी भार के रूप में वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेट एटमॉस्फेयर कंसिस्ट 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। क्लियर? तो आंसर बी इज द राइट आंसर। देन इट इज वेरी सिंपल। द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो शब्द है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, वो कहाँ से, किस चीज़ से व्युत्पन्न जिसको किया गया है, लिया गया है, डिराइव्ड किया गया है। तो ए है ग्रीक, बी है फ्रेंच, सी है स्पेनिश और डी है इंग्लिश। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी भाषा से इन्वायरमेंट को लिया गया है। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच। ठीक है, आगे चलें। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पोल्यूशन, यानी कि पूछा गया है कि हम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक प्रबंध कर सकते हैं, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम कौन सा प्रबंध कर सकते हैं, वायु प्रदूषण प्रबंध कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पोल्यूशन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि नियंत्रण कर सके मानकों का, स्टैंडर्ड्स कि किस में कितनी गैसें हो ना हो, तो रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, यानी कि जो आपके आवाजाही के साधन हैं उनको हम कुछ योजनाबद्ध तरीके से करें। यूजिंग सीएनजी एज ए फ्यूल, सीएनजी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें। और डी है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारा कुछ हम करें। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, यूजिंग सीएनजी, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। क्यों करने के लिए, एयर पोल्यूशन को करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलें। This is the last option, 10th option is the last option. Here is the last option है। The species last questions है, ये आखिरी प्रश्न है जो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। The species restricted to be present in one region are called, यानी कि कौन सी ऐसी जाति है जो कि केवल एक भाग में रहने के लिए किसी विशेष भाग पर ही पाई जाती है। ऐसी कौन सी, मतलब जो किसी विशेष प्रकार की प्रजाति जो केवल वहीं पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। द स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन इज कॉल्ड। तो आपके सामने कई स्पीसीज लिखी हुई है, एज स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन और कॉल्ड। ठीक है, तो अब इंडेमिक स्पीसीज़ का एक उदाहरण मैं 2 मिनट आपसे लूँगा। इंडेमिक स्पीसीज़ जो केवल वहीं पाई जाती है। आपको वो घटना याद होगी रामायण में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई थी और उनको एक विशेष बूटी से बताया गया कि उनको उनका जीवन फिर से उनको मिल सकता है, तो वो थी संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी को बताया गया संजीवनी बूटी केवल एक ही जगह पाई जाती है, सुमेरु पर्वत पर, मतलब विशेष जगह पर, उसी जगह मिलती थी और कहीं दुनिया में नहीं मिलती थी, और वो वहाँ से बहुत दूर था, 7 समुद्र पार था। तो जिस विशेष जगह पर कोई विशेष प्रजाति, कुछ विशेष पौधा, कुछ विशेष जंतु मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं।
ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारा प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा और आपकी तैयारी में आपको बूस्टअप करेगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो तुरंत आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कांटेक्ट करेंगे। तो आप मेरे से ऑफलाइन यानी कि आप फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, या ऑनलाइन बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव, आई एम गवर्निंग योर बायोलॉजी हियर। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।